स्पॉटलाइट। आज इसको इंशाल्लाह क्लोज करके कल से क्वेश्चन शुरू करने। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स और एक बाय प्रोडक्ट। What is a joint products? The products which are manufacturing with the help of a single manufacturing process, यानी एक ही प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन में आप उसका इनपुट करते हो, जब आउटपुट निकलती है तो वो एक प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको हम नाम देते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमारी कुछ वेस्ट भी तैयार होती है। देखो, एक तो वो लॉसेस है ना जो हमने डिस्कस किए थे, एक वेस्ट तैयार होती है, यानी वो उसका हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं आपकी मेडीपाक लिमिटेड, एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्लांट है जो ड्रिप सेट्स बनाते हैं, ड्रिप्स वगैरह बनाते हैं, ये जो हम लगाते हैं अक्सर ड्रिप्स, मेडिसोल के नाम से, सब मुख्तलिफ उनके नेम्स हैं। तो ये बेसिकली जो प्लास्टिक बोटल्स हैं जिसमें ये पैक किया जाता है, ये भी खुद बनाते हैं, इनका अपना प्लांट है। तो जिस वक्त ये बनाते हैं तो उसकी एक शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा लटके हुए, तो वो इस शेप में होती है, थोड़ा सा राउंडिंग शेप में। उसके वो जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो प्योर प्लास्टिक होता है। अब उसके साथ जो कट रहा है, इवन दैट वो रिसाइकल हो भी सकता है, लेकिन वो रिसाइकल नहीं करते बिकॉज ऑफ मेडिकेशन प्रॉब्लम, ये ना हो कि किसी को रिएक्शन हो जाए, तो प्योर प्लास्टिक यूज करते हैं। जितना बचता है ना, वो सारे का सारा हमारी बाय प्रोडक्ट। सो यानी वो वेस्ट जो तैयार हो रही है, जो शायद किसी और के लिए एक रॉ मटेरियल हो या किसी और इंडस्ट्री के लिए वो यूज हो सकता हो, उसी को हम नाम देते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। अब देखिए, इस तरह समझिएगा कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपने इनपुट दी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, फिर लेबर लगी इसकी के अंदर, एफओएच लगी, ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बाकी वो चीजें हमने पढ़ी हैं, इसमें नॉर्मल लॉस भी होगा, वर्क इन प्रोसेस भी कुछ होगा। जो आपकी ट्रांसफर्ड आउट होती है वो एक प्रोडक्ट में नहीं जाती। वो सपोज 3 प्रोडक्ट बन रही है, सपोज JP1 यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, JP2, JP3, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और भी तैयार हो रही है, BP, विच इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट करना है उसकी तरफ आएंगे। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हम डिस्कशन करेंगे बाय प्रोडक्ट्स की और उसके बाद हम ज्वाइंट प्रोडक्ट की। ठीक है जी, ओके। बाय प्रोडक्ट के वैसे तो 4 ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन हमारे इस सिलेबस में CA में सिर्फ एक ही मेथड है। तो वो बहुत सिंपल है, एक लाइन लिखूंगा आपको समझ में आएगा, लिख लीजिएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द नॉर्मल लॉस। यानी जिस तरह हम नॉर्मल लॉस को हम ट्रीट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट को भी ट्रीट करेंगे। यानी नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं कि हम उसको कोई कॉस्ट असाइन नहीं करते, और अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू हो तो उसको स्क्रैप वैल्यू को इक्वल कॉस्ट असाइन करते हैं। क्योंकि बाय प्रोडक्ट की हमेशा स्क्रैप वैल्यू होती है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट कहते ही उसको है जिसको जो सेल की जा सके। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आप मेन कॉस्ट से माइनस कर दोगे, जिस तरह हम नॉर्मल लॉस में करते हैं। नॉर्मल लॉस भी माइनस हो रहा होता है, क्योंकि डेबिट साइड पे इनपुट होती है और क्रेडिट साइड पे हम नॉर्मल लॉस लिखते हैं। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट होती है वो मेरी ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, 2 और 3 को एलोकेट करनी होती है। अब ये कैसे एलोकेट किया जाएगा, ये हमारा आज का लेक्चर है इंशाल्लाह। इसमें हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। हमें 3 मेथड बताए गए हैं, तो आप लिखिएगा मेथड्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स,
There are three methods of joint product. First method is known as physical units method. तो एक एक को साथ साथ डिस्कस करेंगे. इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड. एक्चुअली फिजिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने यूनिट आपने तैयार किए हैं, जितने यूनिट JP1 के, मैं एग्जांपल बार बार यही ले रहा हूं ताकि हम जेन में रखें कि 3 जॉइंट प्रोडक्ट है हमारी, JP1, JP2, JP3, तीनों के जितने यूनिट तैयार हुए हैं उन सबको टोटल जो कॉस्ट है उस पर डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ऑफ ऑल joint products JPs shall be equal. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये वहां पर यूज हो सकता है, वहां पर यूज हो सकता है जहां पर उसकी जो कॉस्ट है यानी जो सेल्स प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली चेंज ना हो, वो सेम नेचर की प्रोडक्ट हो, थोड़ा सा बेशक फर्क होता है. लाइक जैसे पैकिंग में फर्क हो गया. फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हो, उसके बाद फिर आपने फ्लेवर एंड पे ऐड करना है, तो अप टू बिफोर एडिंग फ्लेवर जो है वो सारा प्रोसेस एक है. तो इसका मतलब है कि जितने मर्जी मैं केक बनाऊं डिफरेंट टाइप के, मेरे 3 टाइप के अगर केक हैं, JP1, JP2 और JP3, तो तीनों की जो कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए. उसके बाद अगर कॉस्ट वेरी करती है वो फ्लेवर्स की वजह से या रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की वजह से कि ये चीज़ ज़्यादा ऐड कर दो इसके ऊपर डालने के लिए, जो उसको टॉपिंग कहते हैं, उसकी वजह से सिर्फ चेंज हो सकते हैं, बट केक की जो कॉस्ट है वो सेम होगी. ठीक है. तो इस वजह से ऐसे जगह पर हम फिजिकल यूनिट मेथड यूज कर सकते हैं. इज अ मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड. सपोज हम कहते हैं जी कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो 325,000 है और आउटपुट जो है वो हमारी इस तरह गिवन है. JP1 की आउटपुट हमारी 30,000 यूनिट्स हैं, JP2 50,000 यूनिट्स हैं और JP3 20,000 यूनिट्स हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक BP बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो रही है जिसके यूनिट्स 5,000 which can be sold at ₹5 per unit. जिसको हम 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको आप करें ₹2 पर यूनिट. खैर ये मैंने वैसे डाटा लिखा, ये डाटा टेक्निकली ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है तो मैं इसको 8 कर देता हूं. आप बेशक इसको 5 कर दो, कोई मसला नहीं. बस थोड़ा इशू आ रहा था वो कॉस्टिंग. ओके. अब वो कहते हैं जी कि आप इसकी यूनिट कॉस्ट निकाल दो, यानी इसको कैसे कॉस्ट एलोकेट करोगे. देखो 825,000 की कॉस्ट है. ये इनपुट कॉस्ट जो मैं लिख रहा हूं ना, ये असल में वो कॉस्ट है जो ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट है, जो हम प्रोसेस अकाउंट से बनाते हैं. ये देखो जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, यहां लिखते हैं ना ट्रांसफर्ड आउट, ये वाली इनपुट नहीं ले रहा मैं, ये ट्रांसफर्ड आउट कॉस्ट ले रहा हूं, क्योंकि ये जब कॉस्ट आई है ये 825,000 के, अब इसको एलोकेट करना मैंने ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट को. फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको इनपुट की बजाय और आसान कर देता हूं, इसको हम ज्वाइंट कॉस्ट का लफ्ज दे देते हैं और वैसे यूज भी यही करते हैं. ये ज्वाइंट कॉस्ट है. Why it is known as joint cost? Because this cost was incurred in order to manufacture the 3 main products. This is not a product. ये तो बाय प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए इसको वेस्ट कहेंगे. तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो पहले हमेशा बाय प्रोडक्ट लेनी है फिर ज्वाइंट लेनी है. क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट की जो आप कैलकुलेशन करोगे, इसको कॉस्ट असाइन करोगे, जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो आप ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट करोगे. ठीक है. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं लेता हूं ज्वाइंट कॉस्ट जो गिवन है. ज्वाइंट कॉस्ट है 825,000 की. इसमें से सबसे पहले मैं कॉस्ट एलोकेट कर देता हूं, एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट. अब बाय प्रोडक्ट को मैं कितनी कॉस्ट एलोकेट करूंगा? इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू, यानी 5,000 इंटू 5.
विच इज 25,000, जब इसको लेस करता हूं तो ये जो मेरी कॉस्ट आ रही है 800,000 की। अब इसका मतलब ये कॉस्ट मैंने एलोकेट करनी है तीन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को, JP1 JP2 और JP3। और जैसे मैंने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट शैल बी इक्वल। हम सिंपल क्या करते हैं कि इसकी यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, और यूनिट कॉस्ट का फार्मूला ये बनेगा ज्वाइंट कॉस्ट। अब ये वाली ज्वाइंट कॉस्ट नहीं प्लीज, ज्वाइंट कॉस्ट कौन सी? आफ्टर एलोकेटिंग कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट, उसको एलोकेट करने के बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको आप लोगे और उसको टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड कर दोगे। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए उस पे डिवाइड कर दो। इधर अच्छा, अब देखो ज्वाइंट कॉस्ट इस क्वेश्चन में हमारी कितनी आ रही है 825,000, लेकिन मुझे वो ज्वाइंट कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आफ्टर एलोकेटिंग कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। वो बाय प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 800,000 है, जिसको मैं ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड भी कह सकता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ये भी लिख लीजिएगा, ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। अब ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के देखो JP1 के 30,000 यूनिट्स हैं, JP2 के 50,000 यूनिट्स हैं, JP3 के 20,000 यूनिट है। इन तीनों को ऐड कर लो तो 100,000। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 8 रुपीज आ गई, 8 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कॉस्ट एलोकेट करनी है, वेरी सिंपल। मैं क्या करूंगा, JP1 को कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं, 30,000 इंटू 8 यानी 240,000। JP2 को कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं, 50,000 इंटू 8 400,000। और JP3 20,000 इंटू 8 160,000। यानी इसके अगर आप गौर से देखो तो इसकी यूनिट कॉस्ट कहीं पर चेंज नहीं हो रही। ठीक हो गया जी, ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो इस मेथड में। ये वैसे सबसे सिंपल मेथड होता है। मेथड नंबर 2, सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड, ये जो भी मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है या जो मेथड यूज की है, इसमें हमारा उसी जगह पे यूज हो सकता है जहां पर जो हमारी ज्वाइंट प्रोडक्ट है मोर और लेस सेम और उनकी सेल्स प्राइस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस बहुत ज्यादा है, एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस बहुत कम है, तो अगर मैं ये मेथड यूज करता हूं तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का मार्जिन बहुत हाई आ जाए और एक प्रोडक्ट शायद लॉस में चली जाए। तो इसलिए वो रियलिस्टिक नहीं होता। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट की वो सिग्निफिकेंटली चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं उन जॉइंट प्रोडक्ट्स की, वहां पर हम सेल्स वैल्यू मेथड यूज करते हैं। यानी मीन यहां पर आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ दैट जॉइंट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, सेल प्राइस ज्यादा है, उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए, और जिसको जो कम है उसको कम करनी चाहिए। यानी प्रोपोर्शनेट करना है आपने, यहां इक्वल नहीं रखना। इनमें तीनों की यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें सिंपल ये करना है कि आप पहले उनकी सेल्स वैल्यू निकाल लो, यानी जितनी प्रोडक्ट तैयार की है वो देखो कितने में सेल होगी, उसकी वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करो और कॉस्ट को एलोकेट कर दो। ठीक है, मसलन मैं एग्जांपल लेता हूं। अब ये एग्जांपल जो है इसको छोड़ के एक अलग एग्जांपल लूंगा। So joint cost
हमारी 650,000 रुपीज है, और आउटपुट जो है वो हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 2 लूंगा यूनिट्स और इसकी सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है, यानी उसके बाद पैक करके सेल कर दिया जाता है। तैयार होती हैं, ये कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही, बस तैयार है, बस सिर्फ सेपरेट की जा रही हैं। वही वहां तक की सेल प्राइस मुझे चाहिए होती है। अब मैंने क्या करना है इसमें, सपोज डाटा में लिखता हूं जी, JP1 जो प्रोडक्ट है हमारी, उसके 9,000 यूनिट्स तैयार होने हैं जिसकी सेल प्राइस 60 रुपीज है। JP2 के 15,000 यूनिट तैयार होने हैं और इसकी सेल प्राइस 20 रुपीज है। और JP3 हम 50,000 यूनिट तैयार कर रहे हैं जिसकी सेल प्राइस सिर्फ 5 रुपीज है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके साथ साथ वो कहता है कि अब बाय प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं वो भी हमारे तैयार हुए हैं जो सिर्फ 2000 है, और इसको हम सेल कर सकते हैं 2 रुपीज में। अब हम इसको, वो कहते हैं जी सेल्स वैल्यू मेथड लगाओ। वैसे भी अगर वो नहीं भी कहेगा तो एक चीज गौर से देखो, इनकी सेल्स प्राइस जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की वो सिग्निफिकेंटली चेंज है। यानी एक प्रोडक्ट जो है वो 5 रुपीज में सेल हो रही है, एक प्रोडक्ट हमारी 60 रुपीज से सेल हो रही है, और वो एक ही प्रोसेस से निकल रही है। ठीक है, खैर इतना भी फर्क नहीं होता, बहरहाल मैंने कुछ ज्यादा फर्क डाला खुद समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं वैसे इस मेथड को अप्लाई करूं तो क्या करूंगा, 2 × 2 4 लेस हुआ, बाकी रह गया 646। अब 646 को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करके देखो जरा, 646,000 कॉस्ट है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट बनते हैं 74,000। तो देखो यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 8.7 रुपीज। अगर मैं 8.7 कॉस्ट एलोकेट कर दूं तो ये जो 60 में सेल हो रही है इसकी भी 8.7 है, जो 20 में सेल हो रही है इसको भी मैं कॉस्ट उतनी असाइन कर रहा हूं, और जो इवन 5 रुपीज में सेल हो रही है उसको भी कॉस्ट में उतनी एलोकेट कर रहा हूं। तो ये बात है, JP3 जो है वो लॉस में नजर आ रही है, तो विच इज नॉट अ ट्रू कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग में अब हमने क्या करना है कि सबसे ज्यादा कॉस्ट JP1 को जाएगी, फिर JP2 को, और फिर JP3 को। कैसे? इसके लिए आसान तरीका ये होता है, हम टेबल में कर लेते हैं। यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, JP1, JP2, JP3। बाय प्रोडक्ट नहीं लानी यहां पर, वो बस सिंपल कैलकुलेट करके ना, वो एक लाइन जो मैंने करवाई थी उसको लेस कर देना बस, उसके बाद जो कॉस्ट होगी वो लेंगे। अब यहां मैं लेता हूं उसकी आउटपुट क्या है, यानी प्रोडक्शन क्या है इन यूनिट्स। JP1 जो है उसके आपने 9,000 यूनिट्स बनाए हैं, JP2 के 15,000 हैं, और JP3 के 50,000 हैं। मुझे इस जितने यूनिट बनाए हैं ये कितने, इसकी सेल्स वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो लिहाजा इसकी सेल प्राइस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं जो स्प्लिट ऑफ प्राइम पे है, यानी इसकी सेल प्राइस है 60, इसकी सेल है प्राइस 20, और इसकी सेल प्राइस है 5। जब मैं इन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरली मेरे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। जो स्टॉक तैयार किया मैंने उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर ये 9,000 यूनिट में सेल करता हूं, सारे सेल करता हूं, तो कितने में सेल हो सकते हैं? 9,000 इंटू 60, 540,000। और सेकंड देखें तो 15,000 इंटू 220, 300,000।
तीसरा देखें 500 इंटू 5 टू 50,000। अब इसको प्लस कर लो तो ये टोटल मार्केट वैल्यू आ गई 1090,000। अब मैंने इसको स्प्लिट करना है। अब मैं लेता हूं ज्वाइंट कॉस्ट। ऑब्वियसली कौन सी ज्वाइंट कॉस्ट? आफ्टर एलोकेटिंग द कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। अब वैसे तो क्वेश्चन में जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट दी हुई है वो 650,000 रुपीज है, उसमें से 2 इंटू 2 4 लेस कर दें तो 4,000 लेस हुआ तो 646,000 कॉस्ट आ गई, ये 646,000। अब मैंने इस कॉस्ट को एलोकेट करना है इन तीनों पे। इस तरह एलोकेट करना है कि रेशो ये रहे। एक इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि इसको इस पे डिवाइड करके एक रेशो निकाल लो, जो आंसर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डेसिमल ज्यादा रखें। दूसरा सिंपल इसकी रेशो ले लो, रेशो से सॉल्व कर लो। बस अब मैं रेशो मेथड अगर यूज करता हूं तो रेशो मेथड में मैं लिखता हूं 54 रेशो 30 रेशो 25। अब अगर इसके मुताबिक मैं JP1 को कॉस्ट एलोकेट करूंगा तो कितनी करूंगा? मैंने कितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है? 646,000। 646,000 इंटू 54 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 109, जो यहां लिखा भी हुआ है। कितना आ गया? 37, यानी 320,037। इसी तरीके से सेकंड कैलकुलेट कीजिएगा JP2, तो कैसे करोगे? 646,000 इंटू 30, ये रेशो है 30 बाय 109। सेम इसी तरह थर्ड कैलकुलेट करेंगे तो 25 बाय 109। और अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो चेक कीजिएगा ये 646 ही होना चाहिए, और कहीं पर अगर राउंडिंग में फर्क हो 1 रुपी का तो वो 1-2 रुपी का वो प्लस माइनस करना लाजमन, आखिरी में कर दो। यहां तो आई थिंक एग्जैक्टली आ रही ये कॉस्ट एलोकेट हो गई। लेकिन इसको अभी मैं थोड़ा सा आगे तक लेके जा रहा हूं, फर्दर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। देखो इस मेथड के करेक्टरिस्टिक मैंने नहीं बताया, इसलिए कि मैं पहले सॉल्व करके फिर आपको समझाता हूं। मैं इसकी पहले यूनिट कॉस्ट निकाल लेता हूं। पिछले जो हमने वॉल्यूम मेथड किया था उसको हम वॉल्यूम मेथड भी कहते हैं, जो पहला वाला किया था। वॉल्यूम मेथड में यूनिट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की सेम थी। जरा यहां कैलकुलेट करते हैं। हमने JP1 को 320037 की कॉस्ट एलोकेट की है, लेकिन कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 9,000। इसको 9,000 पे डिवाइड कर दो, 55। ठीक है। इसी तरह सेकंड देखें तो 1,77798 डिवाइडेड बाय 15,000 11.85। लास्ट देखें तो 148,165 डिवाइडेड बाय 50,000। नाउ यू कैन सी जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस हाईएस्ट है उसको आप हाई कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो, और जिसकी प्राइस लोएस्ट है उसको लो कॉस्ट कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट अब लॉस में नजर नहीं आ रही, यानी प्रॉपर एलोकेशन है। इस मेथड का करेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसकी जीपी रेशियो सेम होती है। जीपी रेशियो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालूं तो ऑटोमेटिकली सेम होगी। अब देखिए, अब मैं इसको चेक करता हूं जीपी रेशियो, जिसको GPM भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। अब JP1 का जब GP निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, इसको लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, होल डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। $40.79 यानी 41%। ठीक है ना, 41%। ये JP1। जरा JP2 भी कैलकुलेट करते हैं। JP2 जो है वो आपकी 20 माइनस
11.85 divided by 20 into 100, 41%. इवन JP3 कैलकुलेट करो, इसकी जो सेल्स प्राइस है वो 5 है और इसकी कॉस्ट है 2.96 डिवाइडेड बाय 5 into 100 which is also 41%. सो इसके इस मेथड का करेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसकी जीपी रेशियो इक्वल आती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है जी। नहीं भाई MA2 नहीं, ये CA की क्लास है सर। स्वेज 17 रूम में मिलेंगे आप। हाँ जी कोई बात नहीं, ये नीचे बिल्कुल जो जाएंगे ना बेसमेंट में, वहां पे मिलेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैं ये बता रहा था कि इस मेथड का करेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जीपी रेशियो इक्वल होगी, और क्यों ना हो, क्योंकि हम रेशियो किसकी ले रहे हैं, सेल्स प्राइस की, तो फिर तो ये आएगी इक्वल। और ये अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा है, मसलन के तौर पर अगर मैं पॉइंट्स में कैलकुलेट करूंगा तो कुछ फर्क नजर आएगा, मामूली सा फर्क आएगा। वो भी रीजन ये है कि हमने इसको राउंडिंग की है यूनिट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फुल वैल्यू में लूंगा तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा, 41%, 41% एंड 41%। ये सेकंड मेथड आ गया, इसको हम सेल्स वैल्यू मेथड का नाम देते हैं। इसको नोट करो, और कोई क्वेश्चन है इससे हवाले से तो पूछ लो। अब आगे चलते हैं, तीसरे मेथड में जाने से पहले एक कहानी और सुनाऊंगा। प्रैक्टिकली बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जहां स्प्लिट ऑफ पे अलग होती हैं, वो तब तक सेल नहीं होती जब तक फर्दर प्रोसेस ना किया जाए। यानी अब अगर एक ऐसी प्रोडक्ट हो, सिचुएशन ये हो, अभी तक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि जहां स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया तो यहां ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, 2, 3 क्रिएट हो, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बताया। यानी ये JP1 है, JP2, JP3। अब ये प्रोडक्ट यहां पे हम सेल कर रहे हैं, जिसकी सेल प्राइस मैंने उठाई हुई है 60, 20 और 5। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब ये स्प्लिट ऑफ हो जाती हैं उसके बाद अभी सेल नहीं हो सकती, अभी ये प्रोडक्ट तैयार नहीं हुई, बल्कि ये फर्दर प्रोसेस में जा रही है। यानी एक और प्रोसेस है उसमें जा रही है। लेकिन जब फर्दर प्रोसेस में जा रही है, जरूरी नहीं तीनों, कोई एक भी अगर फर्दर प्रोसेस में जा रही है तो फिर ये मेथड मैं यूज नहीं कर सकता। यानी अब देखें, ये प्रोडक्ट यहां सेल ही नहीं हो सकती, ये दो सेल हो सकती है, सपोज ये 20 में हो रही है, 5 में हो रही है, उसी प्राइस को उठा रहा हूं। लेकिन ये जो 60 प्राइस है ना, ये यहां की है। यानी ये प्रोडक्ट पहले फर्दर प्रोसेस होगी, फर्दर प्रोसेस होने के बाद मजीद कॉस्ट लगेगी, और वो 60 है। और ये जो कॉस्ट लग रही है ये तो स्पेसिफिकली JP1 की कॉस्ट है, इसको तो मैं JP2 और 3 में एलोकेट नहीं कर सकता। तो लिहाजा अब मैंने जब कॉस्ट एलोकेट करनी, अब अगर मैं 60, 25 से करूंगा तो गलत हो जाएगा लॉजिक, क्योंकि ये जो प्राइस है इसके अंदर ये कॉस्ट भी शामिल है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसी प्राइस यहां पर चाहिए जिसको मैं इसी तरह यूज कर सकूं, और इसकी मार्केट यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, लॉजिकली एक मेथड यूज करते हैं जिसको NRV मेथड कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि ये मैं 60 में सेल कर रहा हूं, अगर इसमें ये कॉस्ट मैं लेस कर दूं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं इसको, तो ये जो आएगी प्राइस वो हम उसको NRV कहेंगे। यानी फिर मैंने ये कैलकुलेशन NRV बेसिस पे करनी है। इसमें यकीनी बात है सिर्फ उस प्रोडक्ट की NRV निकलेगी जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रही है, जो नहीं हो रही वो सेल प्राइस ही रहेगी। इसको हम हाइपोथेटिकल सेल्स प्राइस भी कहते हैं। ये यानी हाइपोथेटिकल क्यों कहते हैं कि अगर ये हम इसमें जो मजीद कॉस्ट लगा रहे हैं उसमें मजीद प्रॉफिट नहीं रख रहे, तो अगर यही प्रोडक्ट यहां सेल हो तो कितने में सेल हो सकती है विदाउट एनी प्रॉफिट फॉर ऑन द फर्दर कॉस्ट। इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल सेल्स प्राइस का नाम भी देते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 3। और इस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक ये है
ना तो इसकी यूनिट कॉस्ट सेम आएगी और ना ही इसका जीपी रेशियो सेम आएगी। ठीक है, अब इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसकी तरफ आते हैं। ये मोर और लेस सेम है, इसी तरीके से सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी और एग्जामिनेशन में आपको सबसे ज्यादा जो मेथड मिलेगा, बल्कि सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, यही एनआरवी मेथड। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही नाम हो। मिसाल के तौर पे अगर आप जाओगे मैथ्स यूजरे की बुक पढ़ोगे, उसने ये नाम ही नहीं यूज किया, उसने नाम यूज किया हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू मेथड। तो अब एग्जाम में अगर वो हाइपोथेटिकल का वर्ड यूज कर दे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे जी हमने तो क्लास में भी नहीं पढ़ा, हमारी किताब में भी नहीं लिखा, हमारे टीचर ने भी नहीं बताया, वैसे मैंने बता दिया ठीक है, तो फिर ये उसने दे दिया। तो कई दफा जरा थोड़ा सा विजिलेंट रहना होता है, क्योंकि हमारी अब प्रॉब्लम ये है, सच्ची बात करूंगा, कड़वी तो हमारी होती है। अब ये दौर आ गया कि हम सिर्फ एक किताब पे रिलाई करते हैं एज ए स्टूडेंट। यकीन करें जब हम लोग या आप जो हमारे दौर में जो पढ़े हैं लोग, वो एक किताब पे कभी रिलाई नहीं करते, क्योंकि बुक्स होती नहीं थी, हमें मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी पड़ती थी। हम जब पढ़ते थे कम से कम 3 किताबें लाजमन पढ़ा करते थे, 7-7 किताबें भी पढ़ी हैं एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आप लोग कहते हो बस एक किताब मिल गई, आई क्या आपकी, दैट इज इनफ, कोई नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेंगे, पेपर भी पास हो जाता है। सो अब वक्त जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। तो इसलिए मैं, चूंकि हमने तो किताबें पढ़ी हुई हैं, हमें अंदाज़ा है किस किताब में कौन सी चीज़ वो किस तरह लिख रहा है। एग्जामिनर तो कहीं से भी उठाना है कॉन्सेप्ट, उसी में अमेंडमेंट करनी है, क्वेश्चन बना देना। होता तो किसी बुक से ही अंडरस्टूड है जो आई कैप में आता है, लेकिन वो कौन सी बुक होती है, वो बुक होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कोई भी स्टूडेंट नहीं बाय कर सकता। कई बुक्स ऐसी होती है जिसको हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं, जो लाइब्रेरीज में मुझे होते हैं, स्पेसिफिक लाइब्रेरीज में जिसकी एक्सेस हर एक को नहीं होती, तो वहां से उठाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। सेम तो नहीं वो कर सकते ना, तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, तो ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। मुझे ऐसे इंट्रो के पेपर में एक दफा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, उसने कहा जी कि अब हम ये कराते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट यूज करते हैं वर्ड, और यही अब बुक्स में लिखा हो यही यूज करते हैं, शायद मैंने भी क्लास में नहीं बताया। उसने कहा जी ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और बच्चे परेशान, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हालांकि जीपी तक निकालना था, अंडरस्टूड, आप तो खैर आप समझ दें, लेकिन उस टाइम पे अब बच्चा परेशान, जी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब वो रिमार्क्स टीचर ने पढ़ाई नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट। सो कई दफ़ा वर्ड्स ऐसे रिप्लेस करते हैं, सो बी केयरफुल। थोड़ा सा ये जेल से निकाल देना कि हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब उसको ज़रा थोड़ा सा थिंक करोगे तो समझ जाओगे। जैसे हम बजटिंग में जाएंगे, तो बजटिंग में एक एग्जाम में आपके पेपर में जो एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी बुक में 2 मेथड हैं फोरकास्टिंग के, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब उसने कहा जी कि एग्जामिनर कहता है प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करो, स्टूडेंट सर पकड़ के बैठ गए, क्या प्रोपोर्शनेट क्या अप्लाई है, हमने तो 2 पढ़े, हमारे टीचर ने भी 2 पढ़ाए, किताब में भी 2 लिखे हुए, और किसी भी किताब में खोल लो, चलो आपने 10 किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें तीसरा मेथड ही कोई नहीं है, ये कहाँ से उठा लाया है भाई। मल्टीप्लिकेटिव को ही प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। सो इसलिए अब ये नाम चूंकि किसी बुक में नहीं है, ना मैंने कहीं पढ़ा, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि जी एग्जामिनर ये दे सकता है, अलहम तो हमें नहीं हो सकता ना। इसलिए बहुत केयरफुली वर्ड्स को वो रिप्लेस बड़ा खूबसूरती से करता है, मैं इसलिए उसको सल्यूट करता हूँ अक्सर। तो एनआरवी मेथड को हाइपोथेटिकल वैल्यू मेथड भी कहते हैं। मैं उतनी सारी बातें जरूर कर लूंगा जो हमने भी पढ़ी, अब इसके अलावा भी कोई देता है तो अल्लाह अल्लाह। तो एनआरवी मेथड की भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ये याद रखना है एनआरवी मेथड वहां पर यूज होता है जहां पर कोई एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ के बाद भी फर्दर प्रोसेस होने के बाद सेल हो। ठीक है, तो अब सपोज हम एग्जांपल में लेते हैं जी कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और उस पे जो हमारी ज्वाइंट कॉस्ट लग रही है वो हम बाद में लिख लेते हैं, और उसके बाद ये हमारी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं JP1, JP2, JP3, इसके हम 12,000 यूनिट बना रहे हैं, इसके हम 25,000 यूनिट बना रहे हैं, और इसके हम 30,000 यूनिट बना रहे हैं।
इसकी सेल्स प्राइस जो है वो 50 रुपीज है, ठीक है। इसकी जो सेल प्राइस है वो 20 रुपीज है, 25 रुपीज है, और इसकी सेल प्राइस 15 रुपीज। नीचे वो लिखता है कि JP1 and 2 are further processed before सेल्स, यानी उसको सेल्स करने से पहले आप उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, एंड द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज गिवन बिलो। JP1 72,000 और JP2 100,000। और ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो 1378,000, 1.378 मिलियन। लेकिन इसके साथ वो कहता है कि बाई प्रोडक्ट तैयार हो रही है जिसके टोटल 5,000 यूनिट्स हैं, और इसको आप सेल कर सकते हो एट ₹4 पर यूनिट। अब वो आपसे कहता है कि जी ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करो। ओके, बिल्कुल उसी तरह हम टेबल यूज करेंगे जो अभी की है। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स लें, और प्रोडक्ट्स में मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, JP1, JP2 और JP3। ठीक हो गया जी। अब ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन चाहिए, वो लिख लें। प्रोडक्शन इसकी ये है जी, JP1 की 12,000 यूनिट्स, JP2 25,000 यूनिट और JP3 30,000 यूनिट्स। अब मुझे इसकी सेल्स प्राइस चाहिए, तो सेल्स प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है। JP1 की सेल प्राइस 50 रुपीज है, JP2 की 25 रुपीज है और JP3 की 15 रुपीज। अच्छा, जो हमने इससे पहले मेथड पढ़ा था, मेथड नंबर 2, ये तो मेथड नंबर 3 है, मेथड नंबर 2 उसमें इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यकीनी बात है ये फाइनल सेल प्राइस है, इसके अंदर फर्दर कॉस्ट भी शामिल हुई है, और वो मैंने एलोकेट नहीं करना। आपको याद होगा कॉस्टिंग में मैंने एक प्रिंसिपल बताया था शुरू में, जिस चीज को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उससे अगली कॉस्ट मेरी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना, वो किसी सूरत में नहीं लेनी, क्योंकि वो तो आगे जा रही है। अब मैं चूंकि ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं, ज्वाइंट कॉस्ट अब एलोकेट कर रहा हूं, उसके बाद की कॉस्ट जो लग रही है वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मुझे इसको एनआरवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एनआरवी के लिए कन्वर्ट करने के लिए मैं फर्दर कॉस्ट को माइनस करता हूं। पहले फर्दर कॉस्ट निकाल लेते हैं ना पर यूनिट में। अब फर्दर कॉस्ट सिर्फ JP1 और JP2 की होगी, 3 की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा। अब JP1 की जो कॉस्ट है 72,000 कॉस्ट लग रही है, लेकिन कितने यूनिट्स पर? 12,000 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट मेरी 6 रुपीज आ गई। ये मैंने माइनस करनी है एनआरवी निकालने के लिए। और उसके बाद ये 100,000 कॉस्ट है JP2 की, लेकिन ये 25,000 यूनिट्स की है, तो ऑब्वियसली 4 रुपीज पर यूनिट आ गई। जब इसको लेस करूंगा, दिस इज एनआरवी पर यूनिट। तो JP1 की जो कॉस्ट है वो 44 हो गई एनआरवी, JP2 की 21 और JP3 50। अब इसके बाद वही मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा है, यानी अब मैंने प्रोडक्शन को सेल प्राइस की बजाय एनआरवी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं लिखता हूं टोटल एनआरवी कितनी बनेगी,
ये तो पर यूनिट थी ना। अब टोटल कैसे निकालेंगे कि अगर मैं JP1 के 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं और एक प्रोडक्ट की NRV 44 रुपीज है, तो हाउ मच? 588,028। इसी तरह JP2 25,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, एक की NRV 21 है, 525। सेम इसी तरह JP3 निकालो, वो तो खैर 450 आएगा स्ट्रेट में। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये टोटल NRV। ठीक हो गया। अब ज्वाइंट कॉस्ट जो है ना, ये मैं जरा कम कर लेता हूं, ज्यादा ही हो गई है, 1078 कर देते हैं। अब ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, और ज्वाइंट कॉस्ट है मेरे पास 10। इसमें से माइनस कर दें पहले कौन सी कॉस्ट? जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू 5 × 4 20,000, वो 20,000 लेस करो तो 1058,000 आ गया। अब इसकी रेशो ले लो, रेशो क्या बनी? 5:8, रेशो 5:5, रेशो 450, और सम ऑफ रेशो नीचे दिया हुआ 1503। तो बताइए JP1 को कैसे कॉस्ट एलोकेट करूं? 1058,000 इंटू 525 डिवाइड बाय 1503, 673। इसी तरह सेकंड निकालें, फाइव सिक्स वन। इसको 6 कर देते हैं, राउंडिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो कैलकुलेट हो गया, मुकम्मल हो गया, यानी ये मैंने ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर दी। लेकिन अब जरा करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। देखो, फिजिकल मेथड जो था, वॉल्यूम मेथड, उसके करेक्टरिस्टिक क्या थे? यूनिट कॉस्ट सेम है, और जबकि सेकंड मेथड सेल्स वैल्यू में जीपी रेशियो सेम है। इसके करेक्टरिस्टिक ये है कि दोनों ही सेम नहीं होंगे, यानी जिसमें दोनों कंडीशन ना पाई जाए वो NRV मेथड है। तो पहले यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, यूनिट कॉस्ट इस तरह नहीं निकलेगी, ये तो ज्वाइंट कॉस्ट है ना, इसमें अब दोबारा वो वाली कॉस्ट ऐड कर दूंगा। यानी अब मैंने जब यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए JP1 की यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक तो कॉस्ट ये है ना 371 363 प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें ऐड करो, कितनी आ गई? 673। इसको डिवाइड कर दें 12,000 यूनिट्स पे, 36.97। ये JP1 की कॉस्ट आ गई। JP2, इसी तरह JP2 की 369 561 कॉस्ट है, 100,000 कॉस्ट मजीद लग रही है, तो 469 561, लेकिन ये कॉस्ट 25,000 यूनिट्स की है, 18.78। इसी तरह JP3, चूंकि इसकी तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, इसको एज इट इज उठाऊंगा, 452 136। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये JP3 की जॉइंट कॉस्ट गलत है सर। क्या हुआ? सर, ये जो आपने जॉइंट कॉस्ट निकाली है ना JP3 की, जी सर ये गलत है। चेक करो, कम आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 316766। 766 यस सर। 766, ठीक है। ये 316766 आ गई, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट हैं? 30,000, 55। अब देखो, इसमें अगर गौर से देखिएगा तो यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है,
और एक चीज अब भी नजर आएगी, जिसकी सेल प्राइस हाई है उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो, जिसकी सेल प्राइस कम है उसके कम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो। अब दूसरा करेक्टरिस्टिक लगा के देखते हैं कि जीपी रेशो सेम है। अब जीपी रेशो निकालते हैं, जीपीएम ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट 1। अब इसकी सेल प्राइस है जी 50 रुपीज, माइनस कॉस्ट है 36.97 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, कितना परसेंटेज में आया? 26%। सेकेंड प्रोडक्ट का देखें तो 25 सेल्स प्राइस है, माइनस 18.78 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 25%। और तीसरा अगर कैलकुलेट करें तो आपकी वैल्यू आ रही है 15 सेल प्राइस है और इसकी कॉस्ट है 10.55 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 जी 30%. Now you can see the margins are also different and this is the NRV method और ये सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन में यूज होना है। तो कल से इंशाल्लाह इसके सारे क्वेश्चन शुरू करते हैं, अब इंक्लूडिंग ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी, क्योंकि इकट्ठे हैं क्वेश्चन ना आगे जितने भी आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन तो मैंने कहा था कर लेना, वो तो हो जाएगा, उससे आगे मैं क्लास में शुरू कराऊंगा कल से इंशाल्लाह।